हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपशिखा और हम आज मिल रहे हैं डीएम फॉर यूथ के लेक्चर के लिए जिसमें ये इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर है। तो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से अबाउट इंडियन इकोनॉमी कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। तो इसके फ्यू रीजंस हैं। तो पहला तो रीज़न है कि हमें एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम लें या यूपीएससी लें या एसएससी या रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें एक बड़ा सा सेक्शन होता है जो कि इंडियन इकोनॉमिक पे डेडिकेटेड होता है। दूसरा रीज़न है कि हम जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। तो इन सब टर्म्स को समझने के लिए इंडियन इकोनॉमी का पढ़ना ज़रूरी होता है। और तीसरा एक रीज़न है कि इकोनॉमी काफ़ी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप होता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो हमारे एग्जाम के लिए इंडियन इकोनॉमी, दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के इंसेप्शन पे। तो एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये जो पीपीटी में अभी दिखा रही हूँ इसमें जितने भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं ये सारे एग्जाम के प्रीलिम्स या फिर फेज वन के लिए एप्ट क्वेश्चंस हैं। तो ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी वर्ड कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन एनी एग्जाम। तो एक क्वेश्चन बनता है और अक्सर आता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसको किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है और उन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो एडम स्मिथ का कहना था कि उनकी एक थ्योरी थी कि इनविजिबल हैंड थ्योरी थी। उस थ्योरी के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। उसके बाद किसी भी इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो होता है जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इसमें होता ये है कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू इनकम ऑफ अनदर प्लेयर। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये देखें, यहाँ पर फैक्टर मार्केट है और यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट है। मान लीजिए हमारे पास दो पार्ट हैं किसी इकोनॉमी में, तो एक फर्म्स है और एक हो गया कंज्यूमर्स है। फर्म्स, कंज्यूमर्स। तो अब होता क्या है कि फर्म्स जो हैं वो कंज्यूमर से कुछ चीज़ें डिमांड करती हैं, जैसे कि कंज्यूमर रिसोर्सेज दे रहे हैं फर्म्स को, बदले में फर्म्स कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं। तो हमारे जो यहाँ पर हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के हम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वही फर्म्स के लिए रेवेन्यू हो गया। सिमिलरली जो हम यहाँ पर कुछ फैक्टर ऑफ इनकम दे रहे हैं उसको खरीदने के लिए फर्म एक्सपेंडिचर कर रही है और वो एक्सपेंडिचर हमारा दैट इज कंज्यूमर्स का इनकम हो गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है फर्म्स को, जिसके बदले फर्म्स कंज्यूमर्स को रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको फैक्टर मार्केट कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है और उसके बदले रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है, इसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। तो एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है, ये कौन से मार्केट में होता है, प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, और अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू इनकम ऑफ अनदर प्लेयर। इसी से आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। तो हमने जो अभी देखा यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज और यहाँ फैक्टर मार्केट, इन्हीं से आगे कैलकुलेट होता है जीडीपी। तो जीडीपी हम अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में डिस्कशन में सुनते आते हैं कि व्हाट इज जीडीपी। तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि वैल्यू ऑफ ऑल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वर्ड फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन द बाउंड्री। तो अगर आप किसी कंट्री का अगर चाहते हैं कि जीडीपी चाहिए, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो उसकी बाउंड्री में प्रोड्यूस होता है, इन सब की वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स और फिर इंटरमीडियरी गुड्स भी। तो हमको इंटरमीडियरी गुड्स का
नहीं वैल्यू उसमें ऐड करना है, अदरवाइज वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके अपना सामान बनाती है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उस पे उसका कॉस्ट लगता है वो हम उसके फाइनल गुड में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कंपनी में उसका वैल्यू ऐड हो चुका है। तो वो जो हो गया इंटरमीडिएरी गुड्स कहलाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, प्रोडक्ट मेथड को ही आउटपुट मेथड कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड कहते हैं और वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे होता है कि किसी भी कंपनी में इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं फाइनल गुड बनाने के लिए, उन सारे गुड्स के वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। उसमें प्रोडक्ट टैक्स, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, और प्रोडक्ट पे काफ़ी सरकार सब्सिडी देती है। तो इनको इनको माइनस करके जीवीए बेसिक प्राइस में ऐड कर देना होता है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाता है। वेयर जीवीए एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये जो इक्वेशन है ये हार्डली कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये अच्छे से समझ जाइए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आगे की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए भी। स्पेशली फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में हमारा इंटरमीडिएट है बेसिक प्राइस, तो हम ये फॉर्मूला अच्छे से समझ जाएंगे और ये काफ़ी आगे इंपॉर्टेंट होगा। अगला मेथड है इनकम मेथड। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि हमारे यहाँ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया जाता है। तो यही हमारा जो है फैक्टर मार्केट है। इस फैक्टर मार्केट में जो भी कंज्यूमर को जो इनकम ऑफ रिसोर्सेज होता है, दैट इज इक्वल टू वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, तो ये चारों जो हैं ये फैक्टर इनकम के पार्ट हैं। इन चारों को ऐड करके ही इनकम मेथड के द्वारा फाइनली जीडीपी कैलकुलेट होता है। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन मेथड। इसी का नाम कंजम्पशन मेथड भी है, और इसका जो फॉर्मूला है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एन एक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। यहाँ नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो मान लीजिए कि कोई कंट्री है जिसका एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो टोटल जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा। मान लीजिए किसी देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगा। तो एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मेथड में ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम ऐड करके फाइनली वैल्यू निकालते हैं। तो हमने ये देखा कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी में कौन कौन से मेथड होते हैं। ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट हैं, बस ये होता क्या है, इसके जो फॉर्मूला है यही सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं जीडीपी से रिलेटेड आगे कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जीडीपी देख लिया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसका मतलब ये है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कि जीडीपी का मतलब है आपकी बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं। इसमें आपकी अगर कंट्री का कोई आदमी बाहर रहता है और वो वहाँ पर कुछ कमाता है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। जबकि एक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आप लिखते जाइएगा फुल फॉर्म। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपको पता है कि इंडिया के जो प्रवासी बाहर रहते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रवासी का जो इनकम होता है वो हमारे प्रवासी बाहर से इंडिया को भेजा करते हैं। तो हमारे यहाँ से काफ़ी लोग कनाडा में रहते हैं, गल्फ स्टेट्स में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, वो काफ़ी रेमिटेंस। तो जैसा मैं बता रही थी
कि काफ़ी रेमिटेंस हमें जो इंडियन प्रवासी बाहर दूसरे देश में रहते हैं वो भेजा करते हैं। इस रीज़न से NFIA जो है वो हमारे देश का हमेशा ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारा GNP इंडिया के GDP से हमेशा ज़्यादा होता है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि इंडिया का GNP इंडिया के GDP से क्यों ज़्यादा रहता है? रीज़न इज़ कि हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, जैस दैट मीन्स कि हमारे जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और वहाँ से जो हमें इनकम मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही कुछ देश का ऐसा हो सकता है जिनमें कम प्रवासी बाहर रहते हों या जिनकी कम बिजनेसेस बाहर हों, तो उनके यहाँ से जो पैसे वापस उनकी कंट्री में आते हैं वो कम होते हैं। मतलब वो दूसरी कंट्री में ज़्यादा पैसा देते हैं और उनकी कंट्री में कम आता है, तो उनका GNP GDP से कम हो जाता है। तो हमारे ये जो इतने सारे लिखे हुए हैं इसको देख के डरना नहीं है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। NDP, जहाँ भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहाँ भी एक वर्ड नेट आ जाए वहाँ पे यही समझ लीजिए कि GDP माइनस डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है? आप कोई मान लीजिए कार खरीदते हैं तो कार की वैल्यू आज से 2 5 10 साल बाद सेम नहीं रह जाती है, तो उसमें वियर एंड टीयर होता है, मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे उसके पार्ट्स चूंकि खराब होने लगते हैं धीरे धीरे तो उसकी वैल्यू गिरती है, उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो हमारे देश में भी जो कैपिटल स्टॉक है उसका वैल्यू गिरता है, इस कारण से हमारा डिप्रिसिएशन का वैल्यू ईयर ऑन ईयर वेरी करता है। तो हमेशा ये एग्जाम का सवाल है, हमेशा NDP जो है वो GDP से कम ही होता है, क्योंकि हर देश में हर इकोनॉमी में डिप्रिसिएशन होना ही होना है। उसी तरह अगर हम NNP कैलकुलेट करें तो नाउ इट्स सिंपल, GNP माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP। अब एक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम किसी भी जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इनमें से किसी को बुला लेते हैं, बट टेक्निकली जो एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली स्टैंडर्ड में और एग्जाम का सवाल है कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP है यहाँ पे, दैट इज GNP माइनस डिप्रिसिएशन एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया कि आप इसमें आगे ना टैक्स इसमें जोड़ रहे हैं ना सब्सिडी इसमें घटा रहे हैं। अब क्यों नेशनल इनकम इसी को कहा जाता है? इसी बेसिस पे हम डिफरेंट देशों को कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी देश में अगर डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उनके यहाँ कैपिटल स्टॉक जो है वो अच्छी स्थिति नहीं है, और किसी देश की कैपिटल स्टॉक अच्छा नहीं है, इट मीन्स कि उनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है वो स्टेबल नहीं होगा, वो कम हो सकता है। दूसरी बात है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में मान लीजिए आप टैक्स ऐड कर देंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे तो प्राइस तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम फैक्टर कॉस्ट पे दो देशों को कंपेयर करते हैं, ताकि बस प्राइस के कारण ऐसा न लगे कि किसी देश का GDP बढ़ गया है। और हम क्यों NNP ही चेक करते हैं? NNP का मतलब क्या हुआ? GNP माइनस डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे GNP को इंक्लूड करना और GDP को ना इंक्लूड करने का मतलब ये है कि हम इसमें NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको हम देखना चाहते हैं। इससे किसी भी देश के इकोनॉमी का स्ट्रेंथ पता चलता है कि उस देश की कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे देश से उनके अपने ओरिजिन के लोगों के कारण उनको इनकम प्राप्त हो रहा है। अगला कॉन्सेप्ट है PCI, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इज इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। तो PCI अक्सर हम कैलकुलेट करते हैं कि ताकि हम देशों का कंपेयर कर सके। अब इसमें भी एक इश्यू है कि मान लीजिए कि इंडिया और कोई एक और देश ले लीजिए जिसमें नेशनल इनकम सेम है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन तो लाइक वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है और उस देश का पॉपुलेशन अगर बहुत कम है तो इंडिया का PCI कम दिखेगा, उस देश का PCI ज़्यादा दिखेगा। तो PCI की ये डिमेरिट है, बट मेरिट है कि हमारे पास एक कोई इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे हम दो देशों को कंपेयर कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP। सबसे पहले नॉमिनल और रियल का डिफरेंस क्या है? नॉमिनल और रियल का डिफरेंस बस ये है कि हम नॉमिनल में से प्राइस को डिस्काउंट करके ही रियल GDP मिलता है। मतलब किसी देश का जो रियल GDP है, रियल GDP का मतलब ही हो गया GDP एट, जो हमारा GVA एट बेस एट फैक्टर कॉस्ट था, जो हमारा ये GVA एट फैक्टर कॉस्ट था यही हमारा रियल GDP है।
तो इससे क्या पता चलता है, इससे देश के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, क्योंकि जैसे हमने देखा है जीवीए एट बेसिक प्राइस, तो इसमें टैक्स वगैरह ऐड करके मिलता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कुछ टैक्सेस ऐड करके मिलता है। तो बस टैक्स बढ़ने से जीडीपी नहीं बढ़ना चाहिए। ये हम समझने के लिए रियल जीडीपी पहले निकालते हैं और फिर नॉमिनल जीडीपी, जैसे फॉर्मूला मैंने बताया, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, निकाल के और फिर दोनों से डिविजन देते हैं तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है। जीडीपी डिफ्लेटर से ये पता चलता है कि हमारे देश में जो प्राइस रेंज है वो कितना बड़ा है। कभी कभी किसी किसी देश में आप सुनिएगा कि इन्फ्लेशन उनके यहाँ मान लीजिए 97% है, बहुत हाई है। तो इसका मतलब कि उनके देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, बस प्राइस बढ़ने के कारण उनका जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ मान लीजिए 2020 माइनस जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 2019 डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 2019। ये करने से पिछले ईयर से कंपेयर करने पर इस ईयर का हमें ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। तो हमको ये पता चलेगा कि हमारी जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये समरी है, एक तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। ये डिफरेंस हमने स्लाइड नंबर 1 पे दिखा दिया था। स्लाइड नंबर 2 पे नॉमिनल रियल, रियल इज इक्वल टू जो हमारा जीवी एट फैक्टर कॉस्ट है, नॉमिनल जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। तो अब यहाँ देखिए जो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये भी एग्जाम का एक सवाल है, इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर एग्जाम में पूछे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, सिंपल है, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पे इस टैक्स में प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स दोनों आता है। लास्ट एक स्लाइड है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो बता देती हूँ। तो एक है जैसे कि दादा भाई नौरोजी, हिस्ट्री में काफ़ी आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। इन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कैलकुलेट कि पीसीआई हमारा कितना था। और उस समय आप इमेजिन कर पाएंगे कि उस समय हमारा पीसीआई 20 रुपये, मात्र 20 रुपये था। उसके बाद 1949 में आज़ादी के बाद एक नेशनल इनकम कमेटी बनी, ये सवाल भी पूछा जाता है, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। और महालनोबिस मॉडल काफ़ी फेमस है, हम आगे पढ़ेंगे। जो पहला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पहला, वो 1956 में बना था। इंडिया का जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है वही अपने देश का जीडीपी कैलकुलेट करता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 2015 में इंडिया की जो नेशनल इनकम कंप्यूट करने का तरीका है उसको रिवाइज किया गया, जिसमें बेस ईयर 2011-12 को बनाया गया। और एक लास्ट फैक्ट है कि इंडिया में जो अभी जीडीपी जब भी बोला जाता है, कभी भी आप न्यूज़पेपर में जीडीपी पढ़िएगा तो उसका मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो वो जीवीए नहीं है, वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं है, बल्कि वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एडम स्मिथ कौन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये है फैक्टर मार्केट, ये है प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर इनकम है, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। हमारे पास जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी बाउंड्री। इसी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ताकि दूसरे देश से जो हमें पैसे आते हैं उसको ऐड करते हैं और अपने देश से जो पैसे भेजते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हमको आगे देखेंगे जीएनआई आ जाएगा। 3 मेथड है, मेथड के नाम एक बार याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आगे ये जितने भी टर्म्स हैं सिंपल है, जीडीपी में अगर एनएफआई ऐड कीजिएगा तो जीएनपी आएगा। कभी भी नेट वर्ड आ गया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेशनल इनकम किसको कहते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं। पीसीआई इज इक्वल टू यही नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और ये कुछ फैक्ट्स हैं 5-6। तो ये इन सब स्लाइड्स में हर एक वर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड है, काफ़ी क्रिस्प पढ़ाया गया है। इसके लिए आप चाहें तो आप 2 किताबें होती हैं, एक रमेश रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी बुक है और दूसरी है शंकर गणेशन की इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों बुक्स में काफ़ी क्रिस्प और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और हम अगला लेक्चर फिर